और सबसे बड़ा जनतंत्र की तकाजा है कि उन्होंने 20 वर्षों तक कोई चुनाव फेस नहीं किया आपने। हमेशा बैकडोर से बिहार विधान परिषद के सीट बन करके बिहार के चुनाव, इनका पहले भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कई बार ये चुनाव हार चुके हैं। तो चुनाव कभी ये जीत नहीं सकते हैं अगर फेयर पोलिंग होता। लेकिन तिकड़म में माहिर हैं और इनके कुछ पदाधिकारी उस तरह के ग्रुप वाले मिल गए हैं जो इनको प्लानिंग करके इनको इस स्थिति में लाते हैं। लेकिन बहुत जल्दी आप तो, मैं तो कह रहा हूँ कि 6 महीना के अंदर बिहार में कुछ न कुछ चेंजेज आपको नज़र आएंगे कि नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं फर्श पर नज़र आएंगे और नीतीश कुमार जी की इतनी अकुलाहट बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जन सुराज के वरिष्ठ नेता और पूर्व MLC रामबली चंद्रवंशी सर हैं और जाहिर तौर पर 2025 के चुनाव नतीजों के बाद अगर पहली बार बात हो रही है तो चुनाव नतीजों पर बात होगी, जन सुराज पर बातचीत होगी और आगे बिहार की राजनीति से जुड़े कई दूसरे सवाल भी होंगे। सबसे पहला सवाल आपकी पार्टी को लेकर है। आपकी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के दावे किए गए। हालांकि बाद में जो आपकी पार्टी के नेता हैं प्रशांत किशोर, वो ये कहने लगे थे कि हम या तो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे, तो फर्श पर हैं। लेकिन उनकी कई भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। उनकी एक बड़ी भविष्यवाणी या एक बड़ा दावा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 25 से कम सीटों पर सिमट जाएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, और फिर इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। बाद में उन्होंने कहा कि मैं किस पद पर हूं कि राजनीति छोड़ दूं। देखिए ये जो 2025 का जनादेश है, ये पूरे बिहार नहीं देश के लोग जान रहे हैं कि यह जनादेश फर्जी है। जनादेश डाका डाला गया है, जनादेश में सेटिंग गेटिंग हुआ है। तो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो बातें कही थी कि नीतीश कुमार जी 25 सीट से बेसी नहीं ला सकते हैं, तो जो हालात राजनीति में है जनता दल यू के और नीतीश कुमार की, उससे 25 से भी कम सीटें ला सकते हैं अगर रियल में चुनाव हो। लेकिन ये कभी कल्पना नीति ये नहीं किए थे प्रशांत जी या देश कोई वासी कि जिस तरह से 10,000 रुपयों का रोल हुआ इस चुनाव में, और 10,000 रुपये का चुनाव के दिन तक रोल हुआ, और ये चीज़ें सरकार के द्वारा हो रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव तो प्रभावित होना ही था। तो जिस समय प्रशांत किशोर जी ने ये बातें कही थी उस समय सभी लोग को पैदल चलने की बात थी, तो उस पैदल चलने के कंपटीशन में नीतीश बाबू बहुत पीछे थे। लेकिन जब उस हालात में उन्होंने कहा तो यह नहीं जानते थे कि नीतीश बाबू बीच में मोटरसाइकिल चुरा करके चलेंगे और पैदल चलने वाला के साथ बढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो उसी तरह की बात उन्होंने किया है कि सेटिंग गेटिंग करके पहली बार जीविका दीदियों को चुनाव के अंदर लगाया गया। और चुनाव के अंदर नहीं, मैं तो खुद प्रत्याशी था, चुनाव में उनकी भूमिका थी। जो भी महिला मतदाताएं आती थी उनको वो बजाबता वो कहती थी बखूबी कि आप इन किस में मुहर लगाना है मालूम है ना, आप 10,000 रुपया लिए हैं तो बाकी 1,09,000 लेना है, 90,000 लेना है ना, तो आपको उसमें मुहर लगाना होगा। इसकी शिकायत हम लोगों ने की वहाँ के रिटर्निंग अफसर या ऑब्जर्वर से, तो उन्होंने कहा कि ऊपर का आदेश है। तो ऊपर का क्या आदेश है, अब ये इनको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। चुनाव ये जो जीविका दीदियों को चुनाव के अंदर पहली बार लगाया गया। एक चीज आपसे हम समझना चाहेंगे कि झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने भी मैया सम्मान योजना जिसको लेकर काफी चर्चा थी, और एक लाभार्थी वर्ग था जो उसका लाभ ले रहा था, और चुनाव से पहले इस तरह का ऐलान या इसको इम्प्लीमेंट करना हेमंत सोरेन ने शुरू किया। और बिहार में जो आप करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन ने जो किया और बिहार में नीतीश कुमार ने जो किया या एनडीए ने जो किया, उसमें क्या अंतर है? क्योंकि कई बार हमने जब ये सवाल पूछा जाता है तो हमने देखा कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तर्क देते हैं झारखंड का। देखिए शिबू सोरेन, ये हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो माई बहन योजना लागू की गई थी, तो लागू नहीं की, मैया सम्मान योजना वो घोषणा की गई थी, उसका चुनाव में व्यापक असर पड़ा। लेकिन ये कल्पना नहीं कोई किया था कि नीतीश बाबू उसका जो सुपरलेटिव डिग्री है, हालांकि शुरुआत वो भी थी, लेकिन उस तरह के घोषणाएं बराबर राजनीतिक दल के द्वारा होता रहा है।
तो वह कोई आश्चर्य का विषय नहीं था। लेकिन पहली बार बिहार के अंदर चुनाव में नीतीश बाबू ने सिर्फ घोषणाएं नहीं की, बल्कि उस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए चुनाव के वक्त ही इसको चुना, और चुनाव में बड़ी संख्या में इससे लोग प्रभावित हुए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और बिहार में चुनाव को जो 202 आया है बहुमत 243 में, वो कहीं से दिखता नजर नहीं आता है। अब समस्या इन लोगों के लिए आ गई है कि इन्होंने इतने पैसे तो बांट दिए, अब उतने पैसे का बजट आप 2-4 साल का बजट आप उठा के देखिए, पिछले 5 सालों का बजट आप देखेंगे तो उतने पैसे आएंगे कहाँ से। इन्होंने तो चुनाव जीतने के लिए, इनके आकाओं ने चुनाव जीतने के लिए ये पैसे खर्च कर दिए। तो अब आगे का जो समय है उसमें बहुत लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर पैसा नहीं मिलेगा। तो मतलब ये उसके दुष्परिणाम झेलने होंगे दुष्परिणाम सरकार। झेलने होंगे और आप बिहार के लोगों को झेलना पड़ेगा। आपसे आपसे एक सवाल है, आपको लेकर है। ये चर्चा भी हमने कहीं सुनी कि चूंकि अब चुनाव खत्म हो गया है और आप घर वापसी कर सकते हैं, आप आरजेडी में वापसी कर सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं आपने भी सुनी होगी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें कितना दम है। देखिए, मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनमें बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और जब तक उनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय जनता दल पुनर्जीवित नहीं हो सकती है और नहीं सत्ता में आ सकती है। तो पहले पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद जी अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। अभी हमारा जाने का अभी कोई जल्दीबाजी भी नहीं है और न सोचने का समय है न जाने का समय है। इसलिए एक दिन वेद प्रकाश ने हंसते खेलते में एक इंटरव्यू ले लिया, उसको चला दिया कि ये जा रहे हैं। तो उनकी अपनी निजी राय है, मेरी राय अभी इस संदर्भ में नहीं है, और अगर होगी तो फिर मैं प्रेस तेजस्वी यादव को लेकर बाकी जो बातें हुई, संजय यादव को लेकर सवाल उठे, कुछ पार्टी के अंदर भी रोहिणी आचार्य ने जिस तरह के सवाल उठाए और फिर वो सारी जो कहानी है। लेकिन कभी लालू यादव के बेहद खास रहे, आप लोगों के भी मित्र रहे हैं, आपने भी लंबे वक्त तक आरजेडी में काम किया है। शिवानंद तिवारी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा, या गंभीर बात कही, उन्होंने कहा कि हमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटा दिया, कार्यकारिणी में जगह नहीं दी और ये सपने में सीएम पद की शपथ ले रहे थे। शिवानंद तिवारी की बातों से कितने सहमत हैं? देखिए, शिवानंद तिवारी तो बहुत मंजे हुए नेता हैं और बेबाक टिप्पणी करने के लिए भी जाने जाते हैं। तो उन्होंने जो भी बातें कही है बिल्कुल अक्षरशः सही कही है। और हम लोग ने भी देखा है कि आज भी हमारा दर्द अगर थोड़ा बहुत है तो लालू प्रसाद जी के लिए है, तेजस्वी जी के लिए नहीं है। आज आप देख लीजिए कि आज बिहार विधानसभा मात्र 5 दिनों का सत्र चला टोटल मिला करके, उसमें 5 दिन भी ये प्रतिपक्ष के नेता नहीं रह पाए, चले गए यूरोप यात्रा में। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के प्रतिपक्ष को ये ठीक से चला रहे हैं या राष्ट्रीय जनता दल को ठीक से संचालित कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे सवाल उनके घर के अंदर से भी, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के अंदर से भी, और जो बाहर से देख रहे हैं उन लोगों को भी लग रहा है कि अब ये विपक्ष विहीन राजनीति बिहार के अंदर हो रही है। वैसे परिस्थिति में सबको अपने अपने दामन में झांकने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल हमारा है और वो सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर है। लंबे वक्त से आप राजनीति में हैं। हालांकि आप एनडीए का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन दूर से जब ये देखते हैं कि जनता दल यूनाइटेड 43 की जगह 85 सीटों पर आ गई, बड़ी ताकत बनकर उभरे नीतीश कुमार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई जैसा नीतीश कुमार के साथ ट्रीट कर रही है? गृह मंत्रालय चला गया, स्पीकर की कुर्सी बीजेपी के खाते में, और अब ये चर्चा बिहार के राजनीति के गलियारों में जंगल की आग की तरह फैल रही है कि उनका एग्जिट प्लान तैयार हो रहा है। अब देखिए, नीतीश कुमार जी का कभी भी जनता पर उनका ये नहीं रहा, प्रभाव नहीं रहा। वो तिकड़म से हमेशा किसी न किसी के साथ मिला करके सरकार आज 20 वर्षों से चला रहे हैं। और सबसे बड़ा जनतंत्र की तकाजा है कि उन्होंने 20 वर्षों तक कोई चुनाव फेस नहीं किया आपने, हमेशा बैकडोर से बिहार विधान परिषद के सीट बन करके बिहार के चुनाव। इनका पहले भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कई बार ये चुनाव हार चुके हैं। तो चुनाव कभी ये जीत नहीं सकते हैं अगर फेयर पोलिंग होता। लेकिन तिकड़म में माहिर हैं
और इनके कुछ पदाधिकारी उस तरह के ग्रुप वाले मिल गए हैं जो इनको प्लानिंग करके इनको इस स्थिति में लाते हैं। लेकिन बहुत जल्दी, आप तो मैं तो कह रहा हूँ कि 6 महीना के अंदर बिहार में कुछ न कुछ चेंजेज आपको नज़र आएंगे कि नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं फर्श पर नज़र आएंगे और नीतीश कुमार जी की इतनी अकुलाहट बढ़ेगी कि आज है, जिस दिन स्पीकर का चुनाव हो रहा था सदन के अंदर, वह सदन था संविधान का मंदिर था, कानून का मंदिर, और उस लोकतंत्र के मंदिर में जो प्रेम कुमार जी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद जो नज़ारा देखने को मिल रहा था, वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये लोकतंत्र के मंदिर है। और सब जगह से जय श्री राम, कुछ तरह के इस तरह के नारे, और उसकी पुष्टि भीम सिंह ने एक निजी प्रस्ताव के द्वारा, निजी बिल के द्वारा राज्यसभा में दिखाई पड़ा कि यह कुछ सुनियोजित है, प्रायोजित है, कि उन्होंने कहा कि भारत के जो संविधान है प्रस्तावना, उसमें से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया जाए, इसलिए कि पहले अंबेडकर साहब के द्वारा बनाए गए संविधान में शब्द नहीं थे, लेकिन उस समय शब्द थे, पंथ निरपेक्षता थी। तब पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, यह समझना चाहिए था। और दूसरा, जो समाजवाद की भूमि से पैदा लिया हुआ व्यक्ति, कर्पूरी ठाकुर के पाठशाला में पढ़ा हुआ व्यक्ति भीम सिंह आज अपने चाटुकारिता की हद कर दिया, या भाजपा के प्रलोभन में, भाजपा के दबाव में इस तरह का प्राइवेट बिल राज्यसभा में पेश करने का हिम्मत किया। ये बहुत बड़ा दुखद है। और हम लोग को अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का जो एजेंडा है वह अपने आप उस दिशा में जा रहा है। इसलिए लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा खतरा है, भारत के संविधान पर एक बहुत बड़ा खतरा है। अब किसी को एमएलए बनने या नहीं बनने, जीतने और हारने से बड़ी बातें नहीं बनती है, लोकतंत्र महफूज रहे, यह सबसे बड़ी बातें है, इसकी चिंता हम लोग। चलिए, हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।